हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो टीचर एग्जाम के तहत, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये हमारी शिक्षण शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 या 2 3 4। तो में सही आंसर हमारा क्या हो रहेगा? अच्छे शिक्षण के लिए पूछा गया है तो क्या क्या अपेक्षित है? ये 1 2 3 4 हो जाएंगे, यानी कि सभी हो जाएंगे हमारे। निदान भी है, उपचार भी है, निर्देश भी है और प्रतिपुष्टि भी है। चारों ही हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह अनेक परीक्षा के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। ये कूट बात दीजिए नीचे 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 या 1 2 3। में सभी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 2 3 और 4 हो जाएंगे हमारे। ये सत्य व्यापक मूल्यांकन के विषय में पूछा गया है कि यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रस्तावित करता है। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर रहेगा हमारा। यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है। सहभागी अनुसंधान सामुदायिक शोध की एक अवधारणा है जो कार्य एवं भागीदारी को प्रमुखता देती है। इसके अतिरिक्त यह एक सामूहिक जांच की प्रक्रिया भी है। यह समुदायों की भागीदारी से परिवर्तन कर दुनिया को समझने की कोशिश करता है तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक अनुसंधान किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? अनुसूची, निर्धारण मापने, साक्षात्कार या प्रश्नावली। में सही आंसर क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ये निर्धारण मापनी हो जाएगा हमारा। एक निर्धारण मापनी जो है किन्हीं वस्तुओं की गुणवत्ता तथा मात्रा का वह संकलन है जिसके अंतर्गत वस्तु इस मानक पर मापी जाती है। आजकल मापने के लिए ऑनलाइन बहुत से उपकरण उपलब्ध है, लेकिन यदि किसी कंपनी के कर्मचारियों की गुणवत्ता को मापना हो तो IMDb या याहू, मूवीज, Amazon.com, opinion.com आदि की सुविधा उपलब्ध है, किंतु अनुसंधानकर्ताओं को निर्धारण मापने का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन APA शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम है? छोटी कृतियों जैसी जनरल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें। लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें। अंतिम नाम पहले। ये लंबी
कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचयन करें। तो कूट दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 2 3 4 या 3 4। इनमें से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। 2 3 और 4 हो जाएंगे। इसे देख लीजिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ में प्रारूप के रूप में मूलभूत नियम है। मूलभूत नियम पूछे गए हैं। ये हमारे 2 3 देखिए, लेखक के नाम उल्टा करके लिखें, अंतिम नाम पहले लिखें। लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचयन करें। तो ये हमारे 2 3 4 हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। तो डाटा शेयरिंग नीति, शोध प्रारूप, स्वत्व अधिकार, कॉपीराइट कहते हैं इसे, या पेटेंट नीति। इसका सही आंसर क्या रहेगा। निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। ये शोध प्रारूप के नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोध प्रारूप के लिए शोध के आधार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश लागू नहीं होते, लेकिन डाटा शेयरिंग नीति, पेटेंट नीति तथा स्वतंत्रता अधिकार जिसे कॉपीराइट के लिए लागू होते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना। नीचे कूट दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इससे आंसर हमारा क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण हैं पूछे गए हैं तो किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं ये। एक और दो हो जाएंगे हमारे, पहला और दूसरा हो जाएगा। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता यानी कि उसमें बने रहना, फिर उदाहरण प्रस्तुत करना, दोनों ही हमारे हो जाएंगे, एक और दो हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताएं एवं शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करती हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत करना हो गया, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तैयार रहना, गलतियों को उजागर करना, विषय की गहरी समझ, उच्च अपेक्षाएं, प्रभावी अनुशासन क्षमता, पाठ्यक्रम का स्पष्ट रोडमैप और छात्रों के बीच सम्मान। ये सभी होते हैं एक अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। सही पूछा गया, वे सही या गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वे सही और गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैक्स डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था कि वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ ऑन एजुकेशन ऑफ फॉर ऑल, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, द लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैक्स डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। यह रिपोर्ट मुख्य शिक्षा तथा उससे संबंधित 6 विषयों जैसे विज्ञान, नागरिकता, संस्कृति, सामाजिक भागीदारी या एकजुटता पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की अवस्था होती है। एक कूट दिया गया है 1 2 4 2 3 2 4 2 3 4। इसमें बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। देखिए 1 2 और 4 हो जाएंगे।
किसी सेमिनार की विशेषताएं पूछी गई हैं। 1 2 4 हो जाएंगे ना, 1 2 4। यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा, विवाद शामिल है। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की अवस्था होती है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का के स्रोत हो सकता है या हो सकते हैं धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी के तेल वाले हीटर को नीचे कूट दिया गया। 1 2 3, 1 2 2 3 या केवल 2। ग्रामीण गांवों में जो पूछा गया है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? इन तीनों में से 1 2 3 यानी तीनों हो जाएंगे हमारे। धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी के तेल वाले हीटर। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में जीवाश्म ईंधन का दहन प्रमुख है। ये जीवाश्म ईंधन का दहन का प्रमुख है। इसके अंतर्गत लकड़ी का चूल्हा तथा मिट्टी का तेल हीटर आता है। हालांकि इसका अन्य कारण भी संभव है, जैसे वन विनाश, नाइट्रोजनी उर्वरकों का अधिक प्रयोग आदि। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए साथियों, आज की जो वीडियो हमारी यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपका किसी प्रकार सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।